हाँ जी, मैम आ चुके हैं सर। बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे। ओके, अभी तो आई थिंक टोटल 7 हैव जॉइन आई थिंक। हाँ जी मैम, यस। तो फिर अभी स्टार्ट करना है। हाँ जी मैम, स्टार्ट कर देते हैं, बाकी को एक बार फिर से रिमाइंडर कर देते हैं। ओके। Sir, good evening. Amir Ahmed from Vaishali. हाँ, गुड इवनिंग आमिर। गुड इवनिंग इवनिंग। अभी टोटल ठीक है, तो फिर स्टार्ट करें। 7 हो चुके हैं। यस मैम। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्लाइड्स बस। स्लाइड्स विजिबल है? यस मैम, मैम रिकॉर्डिंग एक बार ऑन कर लीजिएगा। हाँ, एक मिनट। Recording in progress. ओके, सो किसी को भी अगर स्लाइड्स रिपीट करनी है या फिर वॉइस नहीं आ रही है तो प्लीज अपना हैंड रेज करें या फिर चैट बॉक्स में लिखें या फिर डायरेक्टली मुझे रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो टुडेज टॉपिक इज ओसीटी मॉड्यूल 5 मिसलेनियस में हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी और CSCR या CSR भी बोलते हैं, सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी। तो ये एक डिजीज है जो मोस्ट कॉमनली यंग मेल्स में होती है, 20 to 40 इयर्स ऑफ एज। पेशेंट प्रेजेंट करता है एक्यूट और सब एक्यूट सेंट्रल विजन लॉस, साथ में डिस्टॉर्टेड विजन, मेटामॉर्फोप्सिया, स्कोटोमा, माइक्रोप्सिया मतलब स्मॉल दिखती है चीजें, देन नॉर्मल एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो कोरियो कैपिलरीज होती हैं वो हाइपर परमेएबल हो जाती हैं एंड हाइपर परमेबिलिटी की वजह से फ्लूइड उसमें से लीक करता है, एंड जब फ्लूइड लीक करता है तो आरपी का डिसफंक्शन होता है, क्योंकि आरपी एक लेयर है जो कोरियो कैपिलरीज के ऊपर होती है, ठीक है, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। अगर आप लोगों को रेटिना का नॉर्मल लेयर्स और स्ट्रक्चर याद होगा जो मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था और उसके बाद भी कई बार दिखाया है, तो उसमें सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो आरपी होती है और उसके भी नीचे कोरियो कैपिलरीज होती है। तो जब भी हाइपर परमेबिलिटी हो जाती है कोरियो कैपिलरीज में तो आरपी का डिसफंक्शन होता है, और आरपी क्या काम करती है, फ्लूइड को हटाती है सब रेटिनल स्पेस से। तो जब भी आरपी का डिसफंक्शन होगा तो फ्लूइड हट नहीं पाएगा, तो फ्लूइड आ जाता है रेटिना के नीचे, जिसको बोलते हैं न्यूरोसेंसरी डिटैचमेंट। तो जब भी सेंटर में न्यूरोसेंसरी अटैचमेंट होगा तो रेटिना उठ जाता है, रेटिना उठेगा तो आपकी जो एक्सियल लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी, इसलिए पेशेंट को हाइपरमेट्रोपिया होता है नंबर 1। जब भी आपके मैक्युला में एडिमा होता है तो चीजें छोटी लगने लगती हैं, तो इसलिए माइक्रोप्सिया होता है, बिकॉज सेंटर पार्ट इन्वॉल्व होता है, इसलिए सेंट्रल विजन लॉस होता है। मेटामॉर्फोप्सिया भी होता है, कोई भी सेंट्रल पार्ट इन्वॉल्व होता है तो, और स्कोटोमा भी होता है। सो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, व्हाई इट हैपेंस। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेरॉइड इनटेक। अगर पेशेंट स्टेरॉइड ले रहा है या ले रहा था, हिस्ट्री भी है स्टेरॉइड की। इफ पेशेंट है स्ट्रेस, ठीक है, स्लीप एपनिया है, लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप, गैस्ट्राइटिस है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, ये एक बैक्टीरिया होता है जिससे गैस्ट्राइटिस होता है, और कुछ ड्रग्स भी देखे गए हैं जैसे टॉपिरामेट और सिल्डेनाफिल। टॉपिरामेट इसमें सबसे कॉमन ड्रग है, जो लोग माइग्रेन में, जिन लोगों को माइग्रेन होता है उनको ये प्रिस्क्राइब की जाती है टोपिरामेट। सो दिस अ वेरी कॉमन ड्रग, और इससे CSR होता है, ये आपको याद रखना है। जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसको हिस्ट्री में पूछना है। तो डायग्नोसिस में क्या होगा, हाइपरोपिया होगा, जब भी आप रिफ्रैक्शन करेंगे प्लस में शिफ्ट होगा, सेंट्रली डिस्टॉर्टेड विजन लॉस होगा, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी से आप देखोगे तो यू विल सी अराउंड टू ओवल सीरियस डिटैचमेंट एट द मैक्यूला, और साथ में कभी कभी उसमें येलो डिपोजिशन भी होता है जो सब रेटिनल पिपरिन होता है, इसमें सबसे कॉमनली मिलता है। आई शो यू द पिक्चर। कभी कभी आरपी डिटैचमेंट हो जाता है जिसको PED बोलते हैं, पिगमेंट एपिथेलियल डिटैचमेंट। एंड ओसीटी में क्या मिलेगा, क्योंकि हम ओसीटी डिस्कस कर रहे हैं तो ओसीटी में स्मॉल PEDs मिलेंगे, न्यूरोसेंसरी अटैचमेंट मिलेगा, सब रेटिनल फिब्रिन मिल सकता है जो हाइपर रिफ्लेक्टिव होता है, फोटो रिसेप्टर और इलिप्सॉइड जोन की इंटीग्रिटी लॉस हो सकती है। और अगर हम ये एक्सटेंड लेकिन इसका जो डायग्नोसिस है वो पंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी से होता है, जिसमें इंक ब्लॉट और स्मोक स्टैक अपीयरेंस होता है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आई शो यू द पिक्चर। तो सबसे फर्स्ट इमेज, अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, तो सबसे फर्स्ट इमेज जो है वो ओसीटी स्कैन की है, जिसमें आपको सेंटर से
फोविया के नीचे न्यूरोसेंसरी डिटैचमेंट हो गया है, यहाँ पे फ्लूइड आ गया है, सबरेटिनल फ्लूइड, रेटिना उठ गया है तो हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है, माइक्रोप्सिया हो रहा है, सेंट्रल पार्ट इन्वॉल्व है तो डिस्टॉर्शन ऑफ विजन हो रहा है, ब्लाइंड स्पॉट हो रहा है सेंट्रली। साथ में क्या है इसमें, लास्ट क्लास में पढ़ाया था VMA भी है, देखो ये विट्रस है, साइड से डिटैच है, सेंट्रल में थोड़ा सा ये वाला पोर्शन में अटैच है, तो ये विट्रियोमैकुलर एडिशन भी है साथ में सब रेटिनल फिब्रिन है यहाँ पे। और ये जो एरो है, एरो हेड है, वो क्या दिखा रहे हैं, कोरोइडल थिकनेस, देखो कोरोइडल थिकनेस इंक्रीज्ड है, ये ईडियायोसिटी है बेसिकली, ये देखो दिस इज सब रेटिनल फिब्रिन और ये हाइपर रिफ्लेक्टिव होता है, ठीक है। ये तो हो गई ओसीटी, और इसका सबसे कैरेक्टरिस्टिक है फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी, जिसमें आपको दो टाइप के लीक मिलते हैं, एक तो सेंट्रल लीक मिलेगा जो अर्ली फेज से शुरू होकर लेट तक आते आते इंक्रीज होता जाता है साइज में और इंटेंसिटी में, इसको बोलते हैं इंक ब्लॉट लीक। और ये वाला जो लीक है इसको बोलते हैं स्मोक स्टैक अपीयरेंस या मशरूम शेप अपीयरेंस। तो ये इसमें लीक कैसे होता है, यहाँ से लीक होना शुरू होता है, फिर वो डाई ऊपर जाती है, फिर वो यहाँ पे फैल जाती है, तो इसको बोलते हैं मशरूम शेप या स्मोक स्टैक अपीयरेंस। तो ये बहुत ही टिपिकल CSC है, ये आप देख लो बिल्कुल, मतलब ये दिस इज वेरी कॉमन, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मैनेजमेंट क्या है इसका, सबसे पहले रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन, पेशेंट अगर स्टेरॉइड ले रहा है तो स्टेरॉइड रोकना है, टॉपिरामेट ले रहा है तो रोकना है, स्ट्रेस ले रहा है तो स्ट्रेस नहीं लेना है, स्लीप ठीक से नहीं आ रही तो स्लीप लेना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, ये सब तो नॉर्मल रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन है। वैसे देखा जाए तो फर्स्ट 3 मंथ्स में ट्रीट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, तो ऑब्जर्वेशन करना होता है। अगर 3 मंथ्स के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर हमें एंटी स्टेरॉइड थेरेपी देनी पड़ती है, जिसमें 2 ड्रग्स आते हैं, एप्लेरेनॉल एंड स्पैरेनोलैक्टोन। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद कर, मतलब ध्यान रख लो कि दीज टाइप ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड इन CSC। एंटी एच पाइलोरेट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मैकुलर एडीमा है तो उसके लिए तो एक ही ट्रीटमेंट है, एंटी VEGF दे सकते हैं, एंड अगर फ्लोरेसेंट फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी में कहीं पे लीक मिल रहा है तो उसको लेजर कर सकते हैं। सो दीज आर द मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। अब हम सेकंड एंटिटी जो पढ़ेंगे वो है मैकुलर टेलेंजिएक्टेशिया, जिसको शॉर्ट में मैक-टेल बोलते हैं, एंड ये बहुत ही इतना कॉमन नहीं है बट इतना रेयर भी नहीं है, यू कैन सी 1 or 2 केसेस इन 1 month, you know। So मैक-टेल इज अ डिजीज जो अफेक्ट करता है कैपिलरीज को अराउंड द फोविया। इसमें क्या होता है कि फोविया के अराउंड जो कैपिलरीज होती है उनका डायलेटेशन हो जाता है, सो आउटर रेटिनल लेयर्स और इलिप्सॉइड जोन का लॉस होता है, मैं भी दिखाऊंगी OCT, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कैविटेशन डिफेक्ट, एक कैविटी बन जाती है और कभी कभी वो अगर उसको ठीक नहीं किया जाए तो मैकुलर होल भी बन सकता है, और ये रेयरली कंजेनाइटल बर्थ से होता है, नहीं तो मोस्टली तो ये एक्वायर्ड और बायलैटरल होता है, मोस्ट कॉमनली दोनों आईज में मिलता है, और ये डायबिटीज हाइपरटेंशन के साथ एसोसिएटेड होता है, और कभी कभी ऐसे भी हो जाता है इडियोपैथिक, और ये मिडिल एज फीमेल्स में होता है। तो डायग्नोसिस कैसे बनाओगे, इसमें भी सेम, सेंट्रो विजन लॉस होगा, मेटामॉर्फोप्सिया होगा, मैक होल हो जाएगा तो पूरा ही विजन लॉस हो जाएगा। अर्ली फाइंडिंग में ग्रेइश जो फोविया के टेम्पोरली ग्रेइश कलर का डिस्कलरेशन मिलेगा, और डायलेटेड वेन्यूल्स मिलेंगे जो राइट एंगल पे डिप करेंगे। लेट में तो मैकुलर होल बन सकता है, मोस्टली में आपको टेम्पोरल फोवियल पिट का एनलार्जमेंट विद लॉस ऑफ आउटर न्यूक्लियर लेयर। कभी कभी क्या होता है कि सारी आउटर लेयर्स ही लॉस हो जाती है और केवल इंटरनल लिमिटिंग म्यूटेन ही रहती है, जिसको आइलम ड्रेप साइन बोलते हैं। तो सी ये आपकी प्रोग्रेशन स्टेजेस है मैक-टेल की। सबसे पहली जो स्लाइड है वो दिखा रही है कि अभी आउटर रेटिनल लेयर्स थोड़ी सी हैं, लेकिन थोड़ा सा ये वाला पोर्शन जो आउटर प्लेक्सिफॉर्म और आउटर न्यूक्लियर है वो थोड़ा सा ये लॉस हो गया है, लेकिन अभी भी RP है, इलिप्सॉइड जोन अभी भी है। अब साथ यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले पिक्चर में सारी की सारी आउटर लेयर्स चली गई, सारी की सारी आउटर प्लेक्सिफॉर्म, आउटर न्यूक्लियर, RP, फोटोरिसेप्टर लेयर, इलिप्सॉइड जोन सब चली गई, केवल आइलम रह गई है। तो ये आइलम ही रह गई है, इसको बोलते हैं आइलम ड्रेप साइन, ठीक है। ये जो OCT है ये टिपिकल है आइलम ड्रेप साइन मैक-टेल का। और इसमें क्या होगा, जब इसको ये प्रोग्रेस करता है तो फिर ये उठ जाता है और फिर यहाँ पे पूरा होल ही बन जाता है, मैकुलर होल। तो इसमें तो फिर सर्जरी करना पड़ता है जैसे मैक होल में करते हैं। सो दिस इज द प्रोग्रेशन स्टेजेस ऑफ मैक-टेल। अभी देखो ये मैंने दिखाया था कि सबसे पहला आपको यहाँ पे नॉर्मली लग रहा होगा फंडस फोटो, लेकिन यहाँ पे आपको अगर एप्रिशिएट कर पा रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेइंग हो रहा है, व्हाइटिश डिस्कलरेशन हो रहा है फोविया के अराउंड। फिर आप उसको अगर फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी में देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी कैपिलरीज लीक कर रही है, और ये वाली आर्टरी देखो ये नॉर्मल जा रही थी, यहाँ पे राइट एंगल में मुड़ गई है, बिल्कुल दिख रहा है, ये नॉर्मल जा रही है और यहाँ पे राइट एंगल में एकदम से मुड़ गई।
ये नॉर्मल जा रही है, राइट एंगल में मुड़ गई, ये नॉर्मल जा रही थी, ये नॉर्मल जा रहा था, राइट एंगल में मुड़ गया। सो ये टिपिकल मैकटेल में मिलता है। और ये तो आपको पता ही है आइलम ड्रेप्स, ये आइलम ड्रेप्स नहीं है, यहाँ पे तो फिर भी कुछ लेयर्स हैं, लेकिन जो ये वाला ओसिटी है, दिस इज टिपिकल ऑफ मैकटेल, इसको बोलते हैं आइलम ड्रेप साइन। इसका मैनेजमेंट हम तब तक कुछ नहीं करते जब तक या तो मैकहोल ना हो जाए या फिर नियोवैस्कुलराइजेशन ना हो जाए। अगर नियोवैस्कुलराइजेशन है तो एंटीबीएफ देना पड़ेगा, और अगर मैकहोल बन गया है तो सर्जरी करनी पड़ेगी। सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इसको शुरू से देख के समझना पड़ेगा। किसी को कुछ डाउट्स है तो क्लियर कर सकते हैं आप। हाँ, नहीं तो लास्ट में भी डिस्कशन होगा। सो अब हम आगे चलते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, अगर आपने कभी सुना हो, इतना कॉमनली हम ये पढ़ते नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है, ये डे इन एंड डे आउट ओपीडी में मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कोरोइडाइटिस और रेटिनाइटिस। ये दो टाइप के इन्फ्लेमेशन होते हैं। जैसे यूवियाइटिस आपने सुना होगा, यूवियाइटिस मतलब यूविया का इन्फ्लेमेशन, तो कोरोइडाइटिस मतलब कोरोइड का इन्फ्लेमेशन, रेटिनाइटिस मतलब रेटिना का इन्फ्लेमेशन। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं। तो कोरोइडाइटिस में कोरोइड का इन्फ्लेमेशन होगा। सिम्टम सबसे इंपॉर्टेंट विजुअल लॉस तो होगा ही, फ्लोटर्स मिलेंगे पेशेंट, फ्लोटर्स एंड फोटोफोबिया। जब भी पेशेंट्स फ्लोटर्स कंप्लेन करते हैं तो वी यूजुअली एक सेकेंड, तो जब भी पेशेंट्स फ्लोटर्स की कंप्लेन करते हैं, विजुअल लॉस की कंप्लेन करते हैं, फोटोफोबिया की कंप्लेन करते हैं, तो वी यूजुअली थिंक ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट या फिर vitrous hemorrhage, but sometimes it can be choroiditis. So there can be many signs. First of all, there will be yellowish lesion, well-defined margin. There will be mild vitritis, and retinal vessels are clearly visible. Okay, so there can be many causes. First of all, infections, tuberculosis, syphilis. Wait a second, Anurag. I'll just take 2 minutes. No, sure मैम। चली गई मैं। अभी तक जो हुआ है सबको क्लियर है? कौन आ गया? जिन लोगों ने लास्ट में ज्वाइन किया है, शायद बबीता जी, राजेश चौधरी जी। जी सर। आपको क्लियर है जितना हो जी चुका सर, है या फिर से? नहीं सर। अभी Okay. जी सर, जी सर, नहीं सर। Am I audible, Anurag? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो बेसिकली इसमें आपको विजुअल लॉस होगा, फोटोफोबिया होगा और कभी कभी फ्लोटर्स भी होता है। तो फ्लोटर्स में जब भी व्हेनेवर द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ फ्लोटर्स, हमारे दिमाग में दो डायग्नोसिस आती है। एक आता है रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है या फिर विट्रस हेमरेज हो सकता है, बट समटाइम्स इट कैन बी कोरोइडाइटिस। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें साइंस क्या मिलेंगे? येलोइश लीजन होगा, आई विल शो यू द पिक्चर्स, आई विल शो यू द पिक्चर्स। येलोइश रीजन होगा, वेल डिफाइंड मार्जिन होगा, विट्राइटिस माइल्ड होगा। विट्राइटिस माइल्ड क्यों होगा मैं बताऊँ क्यों होगा माइल्ड। विट्राइटिस मतलब एक तो विट्रस का इन्फ्लेमेशन, तो विट्रस कहाँ पे होता है? रेटिना के आगे, ठीक है। और कोराइड कहाँ पे है? कोराइड तो बहुत नीचे है। तो अगर कोराइड का इन्फ्लेमेशन होता है तो विट्रस में इतना इन्फ्लेमेशन आता नहीं है। वहीं अगर रेटिना का इन्फ्लेमेशन होगा तो विट्रस में ज्यादा इन्फ्लेमेशन आएगा। ठीक है, ये डिफरेंशिएटिंग नेचर है दोनों। रेटिनल वेसल्स क्लियरली दिखेंगी क्योंकि कोराइड तो नीचे है। कोराइड का इन्फ्लेमेशन होगा तो रेटिनल की वेसल्स तो क्लियरली दिखेंगी। ठीक है, अब ये क्यों हो सकता है? बहुत सारे कॉजेज हैं। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे सबसे कॉमन इंडिया में क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। और क्या हो सकता है? सिफिलिस हो सकता है, वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं जैसे हर्पीज है, वेरिसेलर जोस्टर है, टॉक्सोप्लाज्मा है, फंगल है, या फिर कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस हो सकते हैं जैसे सार्कोइडोसिस है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, बेशेट्स है, और भी कई सारी बीमारियां हो सकती है। लेकिन आपको दो चीजें याद रखनी है, ट्यूबरकुलोसिस एंड वायरल, और साथ में कभी कभी आर्थराइटिस। ये तीन चीजें हो सकती हैं कोरोइडाइटिस के कॉज। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, फंडस पिक्चर, ब्लड टेस्ट कराओगे इन सारे वायरसेस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, सबके लिए ब्लड टेस्ट कराओगे, टीबी के लिए मॉनिटो कराओगे, एक्सरे कराओगे।
ओसीटी में क्या मिलेगा, जब भी विट्रस में इन्फ्लेमेशन होता है यानी कि विट्राइटिस होता है तो विट्रस में सेल्स मिलती हैं, वो सेल्स व्हाइट डॉट्स की तरह लगती हैं, व्हाइट डॉट्स हाइपर रिफ्लेक्टिव इन द विट्रस। आई विल शो यू द इमेज। मैक्युलर एडिमा होगा, सबरेटिनल फ्लूइड हो सकता है, रेटिनल अटैचमेंट हो सकता है। ओसीडी में कोरोइडल हाइपर रिफ्लेक्टिविटी, क्योंकि कोरोइड का ही इन्फ्लेमेशन है, साथ में इलिप्सॉइड जोन का लॉस। लेकिन इसका डायग्नोसिस ऑटोफ्लोरेसेंस और फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी में बनता है और ट्रीटमेंट तो वही है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड इम्यूनोमोडुलेटर्स। जैसे ये इमेज है, देखो ये कोरोइडाइटिस का फंडस है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पैचेस दिख रहे हैं ये येलो पैचेस हैं, ये जो यहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है ये येलो पैचेस हैं सारे कोरोइडाइटिस। लेकिन तो आपको देखो कि इसके ऊपर से वेसल्स क्लियरली विजिबल है, मतलब वेसल्स क्लियरली दिख रही हैं के ऊपर से, तो इसका मतलब ये वेसल्स के नीचे, और वेसल्स कहाँ है, वेसल्स रेटिना में, तो मतलब ये कहाँ के है, ये कोरोइड का इन्फ्लेमेशन है। साथ में ओसीडी कोरोइड ऐसे उठा हुआ है, यहाँ पे हाइपर रिफ्लेक्टिविटी है, शैडोइंग है, यहाँ पे विट्रस में व्हाइट व्हाइट डॉट्स हैं जो कि विट्रस सेल्स हैं, ये सारी विट्रस सेल्स है, विट्राइटिस है। तो टिपिकल कोरोइडल एक्सरे, आपको ये एक्सरे नहीं सॉरी कोरोइडल ओसीडी है, ये आपको टिपिकल पता होना चाहिए कि विट्रस सेल्स कैसे दिखती हैं। तो दीज आर द विट्रस सेल्स जो व्हाइट डॉट्स हैं। ओके, अब रेटिनाइटिस में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? रेटिनाइटिस मतलब रेटिना का इन्फ्लेमेशन, इसमें एक तो व्हाइट कलर का लीजन होगा, मार्जिन से रेगुलर होंगी, रेटिना में ही एडिमा होगा, तो विट्राइटिस बहुत ज्यादा होगी क्योंकि रेटिना में ही एडिमा है। रेटिनल वेसल्स क्लियरली नहीं दिखेंगे क्योंकि रेटिना का ही इन्फ्लेमेशन है। विजन लॉस होगा, फ्लोटर्स होगा। कॉजेज इसके सेम ही है, जैसे जो कोरोइडाइटिस के कॉजेज है वही रेटिनाइटिस के कॉजेज है। ठीक है, ओसीटी में रेटिना की हाइपर रिफ्लेक्टिविटी विद बैक शैडोइंग मिलेगी, मैकुलर एडिमा वो सब कॉमन ही मिलेगा, दोनों में विट्रस सेल्स मिलेगी, ट्रीटमेंट सेम ही है, स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक। अब ये देखो, ये वाली जो इमेज है इसमें यहाँ पे एक व्हाइट कलर का लीजन है जिसका मार्जिन क्लियर नहीं है, इरेगुलर सा मार्जिन है, लेकिन आपको दिख रही है वेसल्स, ऐसा लग रहा है कि वेसल्स भी नहीं दिख रही ठीक से, सो ये रेटिनाइटिस है। जबकि कोरोइडाइटिस में वेसल्स क्लियरली दिखती है, रेटिनाइटिस में वेसल्स क्लियरली नहीं दिखती क्योंकि रेटिना का ही इन्फ्लेमेशन है। साथ में विट्रस में सेल्स मिलेंगी, जैसे ये दिख रहा है व्हाइट व्हाइट कलर के डॉट्स, ये विट्रस सेल्स है। रेटिना में ही इन्फ्लेमेशन है तो रेटिना पूरा सोलन अप है, हाइपर रिफ्लेक्टिव रेटिनल एडिमा है, साथ में सब रेटिनल फ्लूइड है। सो ये सब साथ में शैडोइंग है, यहाँ पे शैडोइंग है, तो सब रेटिनाइटिस का ओसीटी है। तो ऐसे हम दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। ये बहुत ही कॉमन चीज है जो मिलती है, फ्लोटर्स के साथ प्रेजेंट करती है, विजुअल लॉस हो सकता है। ठीक है, ओसीटी और फंडस फोटो में ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। सो अब हम देखते हैं सोलर रेटिनोपैथी। सोलर रेटिनोपैथी क्या होता है? सोलर रेटिनोपैथी को सोलर रेटिनाइटिस और फोटिक रेटिनोपैथी भी बोलते हैं। आपने किसी ने ओपीडी में देखा है कोई पेशेंट जिसको जो कभी बोला हो कि मैंने जब से सूर्य ग्रहण देखा है या कुछ ऐसे सन को बहुत देर तक देख लिया था उसके बाद मेरे को ब्लरिंग होने लगा, तो कभी आपने नोटिस किया होगा कोई पेशेंट कभी ऐसे बोल सकता है, तो उसको सोलर रेटिनोपैथी हुआ होगा। अभी मैं पिक्चर दिखाऊंगी कैसा दिखता है। तो इसमें लाइट इंड्यूस्ड फोटोकेमिकल टॉक्सिसिटी होती है, लाइट इंड्यूस्ड, अल्ट्रावायलेट लाइट इंड्यूस्ड। फोवियल रेटिनल टिश्यू की इंजरी होती है। क्यों होता है? जब भी हम सन को गेज करते हैं बहुत देर तक, सूर्य ग्रहण देखते हैं, बहुत ज्यादा देर तक गेज करते हैं, वेल्डिंग में जो वेल्डिंग का काम करते हैं उनमें जो लोग होते हैं, कभी कभी वो बार बार वेल्डिंग से भी लाइट निकलती है ना, यूवी लाइट ये सब निकलती है, तो वो उसको बार बार, उनका तो काम ही है वेल्डिंग करना, तो कभी ना कभी तो उनमें लाइट इंजरी होती है, तो उन पेशेंट में मिल सकता है। लेजर पॉइंटर्स जो यूज करते हैं उनमें गलती से लेजर पॉइंटर कर दिया, बच्चे जो गेम्स खेल रहे होते हैं कई बार वो लेजर से एक दूसरे को पॉइंट करते हैं, तो उनमें हो सकती है। सिम्टम्स माइल्ड टू मॉडरेट विजन लॉस और स्कोटोमा मिलेगा। यूजुअली स्लोली रिकवर करता है 3 to 6 मंथ्स में, और कभी कभी परमानेंट विजन लॉस भी हो सकता है। ये क्यों होगा? एक तो यंग एज, छोटे बच्चों को ज्यादा दे डोंट नो कि कितना गेज करना है, क्या करना है, लेजर पॉइंटर से कैसे यूज करना है। यंग एज इज कॉमन। उनका फोबिया भी सेंसिटिव होता है ज्यादा। क्लियर लेंस, क्योंकि लेंस अगर क्लियर है तो रेज डायरेक्टली जाएंगी। फोटो सेंसिटाइजिंग ड्रग्स यूज कर रहे हैं। और मेंटल इश्यूज क्यों? जो मेंटली अनस्टेबल लोग होते हैं वो कभी कभी वो गेज करते रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक सन, या कुछ भी इन सब चीजों के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या होंगे जो बचाएगा? कैटरैक्ट क्यों? क्योंकि कैटरैक्ट होगा तो मीडिया हेजी होगा तो लाइट इतने अच्छे से जा नहीं पाएगी। डार्कली पिगमेंटेड फंडस, अगर डार्कली पिगमेंटेड रेटिना है तो उसमें भी लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। हाई रिफ्रैक्टिव एरर प्रोटेक्टिव है, क्योंकि जितना बड़ा आई होगा मायोपिया में उतना ज्यादा टाइम लगेगा लाइट जाने में। ठीक है, तो हाई रिफ्रैक्टिव एरर प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है।
फोकस नहीं हो पाएगा ना, रिफ्रैक्टिव एरर होगा तो फोकस ही नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली, तो वो प्रोटेक्टिव फैक्टर है। फोटो रिसेप्टर और आरपी में डिफेक्ट्स होगा, फंडस में येलो व्हाइट स्पॉट मिलेगा और उसके आसपास रेड स्पॉट सराउंडेड बाय हेलो ऑफ पिगमेंट्स। अभी आई विल शो यू द इमेज। ओसीटी में फोकल सबफोवियल आरपी का डिस्ट्रक्शन मिलेगा, फोकल हाइपर रिफ्लेक्टिव एरिया एट द सेंट्रल फोविया, सेंट्रल आउटर रेटिनल एट्रोफी मिलेगी। ट्रीटमेंट क्या है इसका? प्रिवेंशन इज द ओनली ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, प्रिवेंट करो वही इसका ट्रीटमेंट है। तो ये टिपिकल फंडस फोटो है सोलर रेटिनोपैथी का, जिसमें यहाँ पे येलो कलर का लीजन है और चारों तरफ एक हेलो बन गया है पिगमेंट का। जब आप उसको ऑटोफ्लोरेसेंस करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, सेंटर में ब्लैक कलर का, क्योंकि यहाँ पे आरपी की एट्रोफी हो गई है। और जब आप ओसीटी कराएंगे तो टिपिकली आउटर रेटिनल लेयर्स में ही प्रॉब्लम होगी, स्पेशली आरपी और फोटोरिसेप्टर लेयर। तो यहाँ पे ऐसे डिफेक्ट मिलेगा एक स्लिट शेप का, तो ये टिपिकल सोलर रेटिनोपैथी का है। ये आप एक बार देख लोगे तो यू विल नेवर फॉरगेट। हाँ, जब भी ऐसा ओसीटी मिलेगा ये सोलर रेटिनोपैथी का ओसीटी है। ठीक है ना? सो आज के टॉपिक्स मिसलेनियस फिनिश हो गए हैं, अब हम आगे क्विज के लिए बढ़ेंगे। अभी तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है या सब कुछ समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? नवनीत त्रिवेदी जी, नवनीत जी। कोरोइडाइटिस और रेटिनाइटिस में डिफरेंस लग गया? नो नवनीत जी, हाँ हाँ, कुछ डाउट तो नहीं है? नहीं। ओके, तो क्विज के लिए आगे बढ़े। क्विज हाँ जी, आई थिंक मैडम किसी को डाउट नहीं है, सबको ठीक सब है कुछ क्लियर अनुराग, है। अब ना ठीक है, बाहर बैठो, सब ओके। बता देंगे। सो अनुराग, आप एक एक करके आप पूछ लेना, ठीक है? आप नेम की जो लिस्ट होगी उनमें से यू जस्ट कॉल नेम्स। सो व्हाट इज द डायग्नोसिस फर्स्ट और सेकंड ओसीटी में? अच्छा, ये जो इमेज शो हो रही है कौन बताएगा? शिल्पी फ्रॉम पीपीजी। सारी की सारी इमेजेस आपको पढ़ाई जा चुकी है, कुछ भी बाहर से नहीं है, ये जस्ट एक रिवीजन है। शिल्पी फ्रॉम पीपीजी अवेलेबल है? हेलो, यस। हाँ जी, बताइए। यस। शिल्पी, कैन हाँ यू जी, ये टेल इमेज आप ओसीटी। क्या है ये? एनीवन? कोई भी नहीं आप और बता कोई रहा? बताएगा? आमिर। सर आमिर फ्रॉम पीपीजी। हेलो। हाँ, मैं बोल- हाँ सर। हाँ हाँ। सर फर्स्ट इमेज में सीएमई हाँ, शो कर रहा है विद स्टिक स्पेस, और राइट। सेकंड इमेज में मैम ड्रोसेन टाइप शो कर रहा है। देखो, जो फर्स्ट इमेज है उसमें आपने बोला कि सीएमई है, जो कि सही है, लेकिन जिसमें एरो है, जो रेड एरो है, वो क्या है? देखो, जो रेड एरो है वो ये है, माइक्रो एन्यूरिज्म है, और जो दूसरा ओसीटी है वो भी माइक्रो एन्यूरिज्म है। माइक्रो एन्यूरिज्म किस में मिलता है? डायबिटीज में। डायबिटिक रेटिनोपैथी है, माइक्रो एन्यूरिज्म है जिसकी वजह से लीक हो रहा है, और तभी सीएमई है। और जो आप कह रहे हो सेकंड इमेज में ड्रूजन है, ड्रूजन ऐसा नहीं होता। ड्रूजन कहाँ पे होता है? ड्रूजन आरपी के नीचे होता है। आरपी कहाँ है? आरपी ये है, अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा तो ये हाइपर रिफ्लेक्टिव लेयर जो है ये आरपी है, वो इसके नीचे मिलता है, इसके ऊपर नहीं मिलता कभी ड्रूजन। ये तो बिल्कुल रेटिना के बीच में है ना। हेलो। ठीक है, am I audible? हाँ जी, ऑडिबल है। आमिर जी कुछ पूछ रहे थे? हाँ सर।
जी सर। ओके है, सबको क्लियर हो गया? ये बताओ। हाँ आई थिंक आमिर जी कुछ पूछ रहे हैं सर। ये टॉपिक कुछ हाँ नहीं बताओ। है सर, मतलब हम लोग के पास जा रहे हैं टॉपिक वैसा। Yes, sir. मैं तो बहुत ऊपर आमिर से हाँ कोई डाउट क्लियर हुआ या कुछ इसके डाउट जो है? वो है ना, मतलब लैंग्वेज और नहीं सर, क्लियर है मैम, क्लियर है। थैंक यू मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ। पहली वाली इमेज क्या बता रही है, दूसरी इमेज क्या बता रही है? जल्दी जल्दी बताओ, इतना टाइम मत लगाओ। बाप रे मम्मी। ये तो आपको सब पढ़ा चुके हैं, ये ओसीटी मॉड्यूल 2 का पिक्चर है। विनीत फ्रॉम एनआरआर से। फिर से पढ़ा दीजिए मैम मेरे को। मैम कहेंगे यार तुम लोग यार दिमाग खा जाते हो हमारा। आई थिंक कोई ऑनलाइन नहीं है। छोड़ बाप रे, सब ऑनलाइन वीडियो चलवाएगी। हैं? वीडियो चलवाएगी अभी। मैम आई थिंक है, कुछ लोग हैं ऑनलाइन। नवनीत जी। तब तो मेरा नाम तो नहीं लिया होगा। नहीं लिया क्यों? देखो जो फर्स्ट इमेज है वो तो बहुत कानपुर। इजी है। फर्स्ट इमेज तो बहुत इजी है। ये डायबिटिक पेशेंट वाला एडिमा है, क्या बोलते हैं इसको? सिस्टेरॉइड मैकुलर एडिमा। लिखे राजेश अब जी, तो राजेश चौधरी। अरे सुरेश फ्रॉम भिवानी से। आ गया नाम। नहीं मतलब ऐसे साइलेंट मत रहो, जस्ट अपने डाउट्स बताओ कि हाँ हमें ऐसा लग रहा है, तो गलत भी हो सकता है, इट्स आ ओके। सकता है भाई। हम आपको बताएंगे करेक्ट कैसे करना है, या फिर आपको जो भी लग रहा है एटलीस्ट वो बताओ। समझ नहीं आया मेरे को अभी तक। दिशा आप बताओ दिशा। हाँ दिशा बताओ। मनीषा। दिशा पटानी। दिशा आर यू देयर? दिशा, बबीता जी आगे शायद। बबीता जी आप बताओ। मैं भी जो मेरे से पूछ रहा था। सो फर्स्ट इमेज में क्या है? हेलो सब कुछ हेलो फर्स्ट इमेज में क्या है? हाँ हाँ बताओ बबीता, यू आर ऑडिबल। मैम, हार्ड एजुकेट है ये सर। हाँ वेरी गुड। नीचे वाली इमेज में हार्ड एक्सुडेट्स है, क्यों है हार्ड एक्सुडेट्स? जी, क्योंकि है क्योंकि मैम ये वाइट जो लाइन बनी हुई है यहाँ पर। वो तो ठीक है, व्हाइट लाइन बनी है, लेकिन कौन सी लेयर में है? आउटर प्लेक्सीफॉर्म में, ठीक है। आउटर फ्लेक्सिफॉर्म में जी। कहाँ से थे? अच्छा हार्ड एक्सुडेट्स कहाँ पे होते हैं? आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में होते हैं। और जो सबसे ऊपर वाली इमेज है उसमें सिस्टोइड मैकुलर एडिमा है, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी में कॉमन मिलता है, ठीक है। जी चलो अब नेक्स्ट बताओ, पहली इमेज क्या है? जो एरो है और जो स्टार है, दो अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले जो एरो हेड है वो क्या बता रहा है? एक हाइपर रिफ्लेक्टिव लेयर है जो उठ गई है, क्या है ये? कौन सी लेयर हो सकती है रेटिना में? इतनी हाइपर रिफ्लेक्टिव तो एक ही लेयर होती है, कौन सी लेयर है? आउटर फ्लेक्सिफॉर्म। आरपी। हाँ वेरी गुड, ये आरपी है। तो आरपी अगर अटैच हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? पिगमेंट एपिथेलियल डिटैचमेंट, पिगमेंट एपिथेलियल। पीडी। और जो स्टार है वो क्या है? स्टार जो है वो रेटिना के अंदर फ्लूइड है, रेटिना के नीचे, आरपी के ऊपर रेटिना के नीचे, तो वो सब रेटिनल फ्लूइड है। गॉट इट? यस गॉट इट। सेकंड इमेज कौन बताएगा? आगे तो फेल होने वाले हैं इसमें आज। ये मुशीर जी बताओ। हाँ जी हाँ जी। लेके भी आना साथ में,
साथ में लेके देखिए आओ। आपके बच्चे। लेके भी जाना पड़ेगा। हाँ जी ठीक है सर। कोराइडाइटाइटस क्या बोलते हैं? अनुराग। हेलो। वो नहीं है ये। हाँ यस। वही है भाई, रेटना हाँ मैम, ये तो आपने ऑलरेडी मार्क ही किया हुआ है, मतलब सेकंड इमेज फंडस की। यस, क्या बता रहा है वो? मेरा एरो दिख रहा है? कर्सर कहाँ? कर्सर यस मैम, यस। क्या है? तुम्हें इसमें फोवियल रिफ्लेक्स दिख रहे हैं? शार्प या कैसा है फोवियल नहीं रिफ्लेक्स? मैम, नहीं मैम, फोवियल रिफ्लेक्स तो डल है इसके अंदर। एंड मैम डिस्क पे एक पॉइंट है, उसका मुझे आइडिया नहीं है मैम। पिट है वो। ओके मैम, ओके। दिस इज ऑप्टिक डिस्क पिट विद मैकुलर एडिमा। ठीक है? ओके मैम। अब बताओ ये क्या है? सबसे फर्स्ट इमेज क्या है? पता चल गया उसका। ये मैम कौन? सबसे फर्स्ट इमेज है, म्यूट करो। हाँ एकदम से पूरा कर। हाँ, बताओ बताओ, आप बताओ। जी मैम। हाँ मैम, पीडी नो मैम, नो थैंक यू। टीडी नहीं है। टीडी तो बिल्कुल ऊपर तक जाता है। ये तो बहुत छोटे छोटे ऐसा लग रहा है कि आरपी के नीचे कुछ डिपॉजिट्स हैं। क्या है ये? ये तो मैंने मार्क भी किया हुआ है कि ये आरपी है। आरपी के नीचे क्या है? ये ड्रूजन है ना, ड्रूजन बताया था ना। आरपी के नीचे कोई भी डिपॉजिशन होता है तो ड्रूजन होता है। अब ये 3 टाइप के ड्रूजन है। एक ये ड्रूजन बहुत शार्प है, ये ड्रूजन छोटे छोटे हैं, ये ड्रूजन बड़े हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? सबसे ऊपर वाले ड्रूजन है क्यूटिकुलर ड्रूजन, कहाँ है? देन है हार्ड ड्रूजन्स, ये जो ऊपर देन है सॉफ्ट ड्रूजन। हार्ड ड्रूजन, सॉफ्ट ड्रूजन। ओके मैम। समझ नहीं आ रहा। हार्ड तो अब ये नीचे कौन वाला बोलेगा? तो नीचे वाला ही था हार्ड। नीचे वाला सॉफ्ट था। अच्छा, फंडस फोटो में क्या दिख रहा है? कुछ नहीं देखा। मैकुलर रिफ्लेक्स नहीं आ रहा है इसमें। और ये तो आपको लास्ट वाले मॉड्यूल में ही बताया था ना। एपी रेटिनल मेम्ब्रेन आई थिंक मैम इसमें हाँ। शो हो रही है। राइट, ये एपिरेटिनल मेम्ब्रेन है क्योंकि यहाँ पे कुछ यस। फोविया के ऊपर कोई मेम्ब्रेन है। और साथ में आपको वेसल्स कैसे दिख रही हैं? बहुत डार्क। नॉर्मली वेसल्स कैसी होती हैं? मैम वैसा ऑडिटेड स्मूथ होती है। यहाँ पे सीधी होती है, लेकिन ये अपने उसको वो बोलते हैं, उसको सबने बताया था। किंग किंग। मुझे नहीं याद। हाँ मैम, किंकिंग हो रही है वेसल्स में। इसमें वेसल्स की किंकिंग हो रही है। और ये देखो, ये वाली वेसल बिल्कुल मुड़ गई है। ऐसा लग रहा है समथिंग इज पुलिंग, है ना, वेसल को खींच रहा है कुछ। तो ये एपिरेटिनल मेम्ब्रेन है। और सेम ओसीटी में भी वही दिख रहा है आपको। ये हाइपर रिफ्लेक्टिव होती है, बिल्कुल आरपी जैसी हाइपर रिफ्लेक्टिव होती है, कभी कभी आरपी से भी ज्यादा हाइपर रिफ्लेक्टिव होती है। तो ये एपिरेटिनल मेम्ब्रेन है। अब क्या है इस इमेज में? ये हॉल है, मैकुलर हॉल। ये तो विट्रस का वो झुका हुआ है, ठीक है, प्लस में होल हो गया। अरे इसको क्या बोलते हैं यार, मुझे तो एक ही याद रहता है। अच्छा आप बताओ। ERM देखो, मैकुलर होल विद CNVM? ERM है। ERM इसलिए क्योंकि इसमें ये CNVM? विट्रस है। क्यों बोला CNVM? रीजन भी बताना है। रीजन भी बताना है। बता दिया। तब तो हो गया। रीजन ही बताना है। करिए फिर से ज्वाइन। इसमें रोकने वाला सिस्टम नहीं है, बंद ही हो जाएगा ये। अच्छा, डायरेक्ट पूरा बंद हो जाता है? हाँ, रोकने वाला नहीं है इसमें वो सिस्टम। नहीं होता है, बहुत कम में आता है ये सिस्टम। मेरे वाले में था पहले। वीवो में है। वीवो नहीं, ऑनर में भी है, सैमसंग में नहीं है सिस्टम। सैमसंग में अलग से डाउनलोड करते हो वो चीज़ें। तो कोई नहीं आ रहा। आधे हो गए, हो गया। अब तो भाई कुछ आई कुछ कर लेंगे।
स्टार्टिंग होस्ट ने स्टार्ट नहीं किया था। दीप्ति जैस वाला कर रहे हैं सर आप? अरे यही तो था। ना ना ये नहीं था, 494 था ना। हाँ यही था, यही देखो चेक करो 4352 लास्ट में 35, हाँ 435 ठीक है। आ गया। क्या है पता नहीं कब आएगा। बंद कर दूँ क्या? ले चलने दो, हाँ अपन हिसाब से हिलना नहीं है अपन को। बस हो सकती है, पन्ना मिनट खाएंगे अभी 45 हुआ है। इसमें रोकने का ऑप्शन नहीं है। क्या हो गया? बैक हो गया, कनेक्ट हो गया। लाइक नहीं हुआ, कनेक्ट हो गया। सात ने ज्वाइन कर दिया, वेट कर रहे हैं। हैं? 7-8 ने ज्वाइन किया है, वेट कर रहे हैं। I'm sharing my screen. I'm sharing my screen, देखिए संध्या गौर है। यस मैम। So what is this? So somebody was saying it was CNV. Why was CNV? 9 मिनट बाकी है भाई। आई थिंक दिशा मैम बोले थे शायद वो हाँ लेफ्ट हो गई है। हाँ, दिशा लेफ्ट हो गई है। ओके सो बेसिकली, अच्छा ठीक है, अभी लेट हर जॉइन है ना। बेसिकली ये क्या है? बेसिकली ये मैकुलर होल है यहाँ पे पूरा का पूरा, क्योंकि फुल थिकनेस है, कोई भी लेयर नहीं है, साथ में ERM है, ठीक है। So this is ERM and macular hole. What is this?
ये भी तो ये मैकुलर हॉल है, हाँ ये ये नहीं है। विदाउट ईयर मैम लैमलर मैकुलर होल। ये लैमिनर मैकुलर सही है। हाँ, वेरी गुड। दिस इज लैमेलर मैकुलर होल। ठीक है, दिस इज लैमेलर मैकुलर होल। क्योंकि क्यों है लैमेलर मैकुलर होल? क्योंकि कुछ टिश्यू है जो बेस पे भी है। कनेक्टेड है मैम। अभी कनेक्टेड है। ठीक है, ये अभी भी कोई टिश्यू है जो थोड़ा सा है। इट इज नॉट फुल थिकनेस। देखो ये फुल थिकनेस ऐसे होता है, ये फुल थिकनेस है। यहाँ पे कोई भी टिश्यू नहीं है बेस पे, सीधे आरपीई है। यहाँ पे टिश्यू है बेस पे, तो दिस लैमेलर मैकुलर होल। वेरी गुड। सो अभी ये क्या है? उधर कोई पेशेंट है, पेशेंट है क्या? नहीं तो इस तरफ कौन गया था? अरे वो कौन सा टेस्ट हो रहा है? ये क्या दिख रहा है इसमें? अरे ये तो वो वाला टेस्ट है जो उस दिन वो बता रहे थे ना। अरे क्या बोलते हैं इसको? एनीवन? एम से शुरू हो रहा है। हाँ हाँ कुछ ऐसा ही है कुछ इसका। आई थिंक आमिर तो आ गया होगा ये। इसको हम अल्जाइमर गाइड से भी कर सकते हैं और स्टोपिक स्लिट से भी कर सकते हैं। स्टोपिक Yes, स्लिट sir. कैसे होता है? सामने लाइट डालते हैं कुछ, उसको दिखता है कि पूरी लाइन है। याद नहीं आ रहा यार, इसको बताया था पिछली वाली क्लास में, मुझे याद नहीं है। और रेटिनोस्कोपी से भी करते हैं। हाँ रेटिनोस्कोपी से कर सकते हैं। तो यू कैन सी एक मैकुला है, ठीक है, एंड देयर इज सम डिफेक्ट सेंटर में, एंड यहाँ पे एक विच इज ब्रोकन, पे वो ब्रोकन है। क्या है? ठीक है, सो ये कौन सा टेस्ट है और इससे हम क्या पता लगा रहे हैं? कोई भी बता दो, ये तो लास्ट टाइम ही बताया था। मैम EDIOCT। Not OCT, this is clinical examination. ओके। आप स्लिट लैम्प से कर रहे हो या फिर आप डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी की लाइन डाल रहे हो? नहीं मैम ये स्प्लिट डिफेक्ट आता है इसमें। स्लिट लाइन कौन सा? क्या आता है स्लिट डिफेक्ट? So what is this? वात से एलेंटेसिस से रेटिनोस्कोप से बहुत दर्द ऑप्थेल्मोस्कोप होता से है। करते हैं। यस मैम। Yes, this is what. Yes, ऑप्थेल्मोस्कोप से भी कर सकते हैं और ये स्लिट लैम्प की बीम से भी कर सकते हैं। हाँ। किसी लेंस के थ्रू फोकस करके स्लिट लैम्प की स्लिट को फोकस करके भी कर सकते हैं। So this is Watt's Galen test. It is done for full thickness macular hole. तो अगर इसमें डिफेक्ट फील हो रहा है पेशेंट को, तो इसका मतलब है फुल थिकनेस मैकुलर होल है। इफ देयर इज नो डिफेक्ट तो मतलब लैमेलर मैकुलर होल है। तो बेसिकली ये फुल थिकनेस मैकुलर होल के लिए करते हैं। ठीक है, सो दिस इज Watt's Galen test and this is very important. That's it. Thank you everyone. किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, और अगर आपको कोई स्लाइड्स दोबारा से देखनी है तो देन आल्सो यू कैन आस्क मी. थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर द असेसमेंट. ओके मैम, थैंक यू सो मच। अभी के लिए फिनिश करते हैं क्लास को। उसके बाद जो असेसमेंट है आपका 5 o'clock से स्टार्ट है। 5 to 6 के बीच में आपको लॉगिन करना है एंड लिंक आपको हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो मॉड्यूल 5th अटेंड करना है आप सबको। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बेस्ट ऑफ लक।